जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण सुबह में आप लोगों का वीडियो नहीं आ पाया है, तो अभी वीडियो डल रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। किसी समय डल रहा है लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए मैं आज जो है, जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले मैं आपको चारों सब्जेक्ट का एक एक वीडियो इस सप्ताह में करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग जो लेकर आए हैं बहुत शानदार प्रश्न है। आपके सामने में है जीएनएम फर्स्ट ईयर का बायो साइंस से और बिहेवियर साइंस से, मींस सोशियोलॉजी से एक प्रश्न और एक प्रश्न माइक्रोबायोलॉजी से लेकर आए हैं। यानी बायो साइंस से ही आपका माइक्रोबायोलॉजी है और बिहेवियर साइंस से ही आपका सोशियोलॉजी है। तो दोनों का हम लोग पार्ट बी शुरू किए हैं, तो अभी एक सप्ताह और जो है इसके बाद हम लोग पार्ट बी ही करेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चन पार्ट बी से भी समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहले हम लोग बायो साइंस के माइक्रोबायोलॉजी को देखने वाले हैं, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सेज, मतलब नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है बताना। यह क्वेश्चन बहुत बार 5 नंबर में पूछता है कि नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी का सूक्ष्म जीव विज्ञान का महत्व बताएँ। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि एक नर्स के लिए या फिर नर्सिंग के लिए माइक्रोबायोलॉजी किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक बार और समझ लीजिए, चाहे आपके नर्सिंग के लिए कहे या नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी का महत्व इंपॉर्टेंस पूछे, बात वही है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का नर्सिंग में महत्व, मतलब सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या महत्व है या नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी क्या महत्व है, बात वही है, ठीक है। दोनों प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अस्पतालों में रोगियों की देखभाल मुख्य रूप से परिचारिका ही करती है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में जो रोगी को देख रेख करने का मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी होता है वह परिचारिका यानी नर्स के ही हाथ में होता है, ठीक है। ये बातें आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब जो अस्पताल होता है वहाँ पे उनको जो परिचारिका होती है उनको हर एक तरीका के हर प्रकार के रोगियों से सामना होता है, मतलब मिलन होता है। तो उसमें ऐसे भी मरीज होते हैं जो संक्रामक रोगों से ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, मतलब इन्फेक्शन से, ठीक है। और ऐसे भी उसमें रोगी होते हैं जो नॉर्मल टूट फूट या लड़ाई झगड़ा वाला होते हैं, तो उनको तो संक्रमण नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जैसे अलग अलग इन्फेक्शन के होते हैं, तो नर्स को सभी मरीजों को देखभाल करना है, चाहे नॉर्मल हो या इन्फेक्शन हो, सभी का देखभाल करना है मरीज को, नर्स को। तो ऐसे में होता यह है कि नर्स को एक बहुत ही संभावना हो जाता है संक्रमण उसको खुद को भी होने का। तो नर्स को ऐसे में जो परिचारिका होती है उसको खुद को संक्रमण से बचाने के लिए बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर मानिए नर्स अपने आप को संक्रमण से नहीं बचाएगी, सेफ्टी के साथ में पेशेंट को देख रेख नहीं करेगी, तो उसका परिणाम क्या होगा कि नर्स को भी संक्रमण हो जाएगा, और नर्स जो दूसरे के देख रेख के लिए आई है वह खुद जो है बीमार पड़ जाएगी, तो दूसरों को क्या देख रेख करेगी। ऐसे ही अगर सब नर्स करने लगे तो फिर हॉस्पिटल किसके ऊपर चलेगा। तो यह महत्वपूर्ण होता है नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी, कि नर्स जो है नर्स ये चीज़ को जान पाती है कि कैसे हमको संक्रमण से बचना है, कैसे इन्फेक्शन को रोकथाम करना है, और मरीज को भी देखभाल करना है, और साथ में अपने को भी जो है संक्रमण के ग्रसित होने से खुद को भी बचाना है। इसके लिए वह सभी सुविधा सभी एहतियात बरतती है, ठीक है। चलिए तभी देखते होइएगा कि नर्स जो है मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह लगा के सब देखभाल करती है, क्यों, इसी सब के लिए ताकि हम इन्फेक्टेड ना हो, समझ गए ना। तो ये चीज़ हो गया। ऐसी परिस्थिति में यदि परिचारिका सूक्ष्म जीव विज्ञान से अवगत है और उन्हें इसका अच्छा ज्ञान है, तो उन्हें रोगी में समान रूप से पाए जाने वाले और उनके लिए लाभकारी सूक्ष्म जीवों तथा साथ ही रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों एवं उनके द्वारा उत्पन्न संक्रामक रोगों की उत्पत्ति, उसके फैलाव, संचरण और उनके द्वारा उत्पन्न रोग विष के चिन्हों लक्षणों को समझने में सहायता मिलती है। अब यहाँ पे ये चीज़ें, ए वाला जो पैराग्राफ है इसको समझिएगा, ए वाले पैराग्राफ को, ठीक है। ऊपर तक तो समझ गए कि बचाने के लिए नर्स को सभी को देखभाल करना पड़ता है। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सामान्य होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो संक्रामक रोग से पीड़ित होते हैं, तो उससे खुद को बचाने के लिए बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। अब ये बचाने की जो
कला है, जो रोगों से, संक्रामक रोगों से कैसे बचना है, उसके फैलाव दर से कैसे लोगों में मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, इन सभी बातों को नर्स को कौन बताता है? यह माइक्रोबायोलॉजी ही बताता है। माइक्रोबायोलॉजी का इसीलिए जो है पढ़ाई किया जाता है, नर्स करती है, ताकि वो जो है माइक्रोबायोलॉजी के तहत विभिन्न प्रकार के हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, सब के बारे में जानते हैं कि कौन किस रूप में जो है व्यक्ति में फैल सकता है, फैलने के बाद उसका शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न कर सकता है। चूँकि हमारे शरीर में बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो लाभकारी होते हैं, जो शरीर के लिए सही होता है, जो रोग पैदा नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमण उत्पन्न करते हैं। तो अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी का जानकारी रहेगा, यानी माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान नर्स को, परिचारिका को ये बताता है कि कौन सा रोग का प्रकृति किस प्रकार का है, कौन सा सूक्ष्म जीव किस प्रकार के है, या तो वह सामान्य है, लाभकारी है, या फिर वह संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाला है, किस प्रकार के है, ये माइक्रोबायोलॉजी से हम पढ़ के अपने आप को ज्ञात कर पाते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि यह संक्रामक सूक्ष्म जीव है, रोग उत्पन्न करने वाले हैं, लाभकारी नहीं हैं, तो हम उससे संक्रमण के खतरे को रोकथाम करते हैं, उसके संचार को, मतलब उसके फैलने के दर को रोकते हैं, और उससे उत्पन्न जो चिन्ह और लक्षण होता है व्यक्ति में, जो संक्रमण होने के बाद पता चलता है, इसमें जो है समझने में व्यक्ति यानी नर्स को सहायता मिलता है माइक्रोबायोलॉजी के जरिए। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी का नर्स के लिए एक महत्वपूर्ण है, या नर्सिंग के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वह क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से कैसे निपटना है, कैसे उसका रोकथाम करना है, संक्रमण से कैसे बचना है, कैसे लड़ना है, क्या संक्रमण होने के बाद क्या लक्षण दिखाता है, कौन सा सूक्ष्म जीव लाभकारी है, कौन हानिकारक है, कौन संक्रामक है, इस सारे के सारे चीज़ों का पता हमें माइक्रोबायोलॉजी से ही चलता है। जिस प्रकार से हम एनाटॉमी पढ़कर व्यक्ति के शरीर के रचना के बारे में पता करते हैं कि हाँ, शरीर का ये ऑर्गन यहाँ पे होता है, इसका ये काम होता है, इसका ये काम होता है, ठीक उसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी पढ़कर हम सूक्ष्म जीवों के प्रकृति, उसके गुण अवगुण, उसके संक्रमण के लाभकारी है या हानिकारक है, अगर हानिकारक है तो संक्रमण पैदा करेगा, तो संक्रमण कैसे होता है, कैसे लोग से लोग में फैलता है, मतलब तमाम तरीके के चीज़ों को हम जो है सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड, संक्रमण से रिलेटेड हम इस माइक्रोबायोलॉजी के जरिए जान पाते हैं, या एक परिचारिका यानी नर्स जान पाती है। इसीलिए नर्स के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। चीज़ें समझ गए? चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीव विज्ञान का ज्ञान होने पर परिचारिका को संक्रमण पर नियंत्रण करने एवं लोगों से, देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप इसके जो होता यह है कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसका ज्ञान होना परिचारिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संक्रमण पर कैसे नियंत्रण करना है, लोगों को संक्रामक रोगों से कैसे बचाव करना है, इसके लिए लोगों में हम शिक्षित करते हैं, और यह नर्स को सहायता मिलता है। इसीलिए नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी सहायक होता है। तो मेरे डियर, कोई भी नर्स है उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान नर्स के यानी परिचारिका को अनेक प्रकार से सहायता कैसे प्रदान करता है, चलिए देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी नर्स को कैसे सहायता हेल्प करता है, देख लीजिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी से वह निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकती है। मतलब एक नर्स जो है माइक्रोबायोलॉजी के जरिए क्या क्या जो है अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकती है, देख लीजिए। 2-4 पॉइंट है, समझ लीजिए। जानकारी अगर नर्स को माइक्रोबायोलॉजी से प्राप्त करना है तो वह सूक्ष्म जीव एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक कैसे फैलता है, प्रसारित होता है। नर्स ये चीज़ का जानकारी प्राप्त कर सकती है माइक्रोबायोलॉजी के जरिए कि कैसे संक्रमण यानी सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, और यह संचार, ये जो प्रसारित होता है, ट्रांसमिशन जो होता है, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि संक्रमण कैसे जो है व्यक्ति टू व्यक्ति में फैलता है। वैसे कम्युनिटी हेल्थ में मैं पढ़ा चुका हूँ, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट फैलता है। डायरेक्ट में अलग अलग प्रकार और इनडायरेक्ट में अलग अलग प्रकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपको समझना चाहिए। वही जो है प्रसारित होने का 2 माध्यम होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यह माइक्रोबायोलॉजी से पता चलता है कि मनुष्य में, माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन करने से नर्स को यह पता चलेगा कि मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे फैलता है संक्रमण यानी सूक्ष्म जीव। ठीक है,
दूसरा जानकारी क्या मिलेगा, या यूँ कहा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी का महत्व नर्स के लिए क्यों है, तो इससे होता यह है। तो दूसरा पॉइंट वही है कि शरीर में जो जीवधारी है, दूसरा पॉइंट देखिएगा कि रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारी, मतलब जीवधारी के मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो रोग उत्पन्न करने वाला जीव हो उसी को तो हम लोग संक्रामक रोग उत्पादक या रोग कारक जीव कहते हैं ना। तो वैसा जीव जो रचना, जीवधारी रचनाओं का शरीर में प्रवेश कैसे होता है और उसका संचार किस प्रकार होता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी से हमें ये जानकारी मिलता है, या कहे तो ये सहायता मिलता है कि हम इस चीज़ को जान पाते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है, जो जीवधारी है, जो शरीर में जीव को धारण करता हो, मतलब शरीर को धारण करता हो, जीव को धारण करता हो, जीवधारी जो रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव हो, वह किसी जीवधारी के शरीर में प्रवेश करके और कैसे जो है फैलता है, उसका संचार कैसे होता है और यह कैसे प्रवेश करता है, इस चीज़ का जानकारी जो है हमें मिलता है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जरिए। तो यह सब एक प्रकार का उसका महत्व ही है। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म जीवाणु के परीक्षण के लिए उनके नमूनों का चयन कैसे करना है। अब माइक्रोबायोलॉजी का जब आप अध्ययन कीजिएगा तो माइक्रोबायोलॉजी में ही जो है लैब वगैरह ये सब आता है, ठीक है ना। तो जिसमें हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के जरिए या बहुत सारे इक्विपमेंट्स के जरिए हम जो है परीक्षण में, ठीक है ना, टेस्ट में जो नमूना लेते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है, लैब में। ये हो गया जिससे हमें अगर किसी भी नमूना में अगर कोई सूक्ष्म जीव मौजूद होगा, संक्रमण होगा, अगर किसी का संक्रमण फैला होगा तो उसके ब्लड में बता देता है कि हाँ इसमें ये संक्रमण है, ठीक है। तो उसका परीक्षण में नमूनों का चयन कैसे करना है ये बताता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रयोगशाला लैब से प्राप्त जो सूचना है उसका अर्थ किस तरह लगाएं। अब आप माइक्रोबायोलॉजी के अगर आपके अंदर ज्ञान है तो ब्लड का जो सैंपल आप लैब में दिए हैं और उसका जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के बाद ये अनुमान आप लगा सकते हैं, आप रिजल्ट को देखकर ये पता कर सकते हैं कि संक्रमण फैलने कैसे फैलेगा, संक्रमण फैलने का बाद ब्लड में क्या जो है परिवर्तन आता है। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़े रहेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान होगा तो जो भी लैब से आपको रिजल्ट मिला है टेस्ट का, उस टेस्ट के जरिए आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें संक्रमण सूक्ष्म जीव इसमें इस व्यक्ति का है या नहीं है, ठीक है। पांचवा है कुछ, जैसे आप लोग को मैं बता दूं, जैसे कोई व्यक्ति के अंदर डेंगू होता है तो डेंगू होने से प्लेटलेट बहुत ज़्यादा क्षति होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर प्लेटलेट कम गया है तो और उसको बुखार है तो डेंगू का टेस्ट होता है, जिससे यह पता चल पाता है कि शायद इससे डेंगू हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा पांचवा पॉइंट है कुछ औषधियाँ का जीवधारियों रचनाओं पर क्या प्रभाव है। अब कुछ ऐसे औषधियाँ हैं, कुछ ऐसे औषधि है जो जीवधारी जो सूक्ष्म जीव है उसको जो है क्या करता है, नष्ट करने के लिए काम में आता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, DDT पाउडर हो गया, और सारे बहुत सारे पाउडर या केमिकल सब आता है जो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए काम में आता है। तो ये बताता है कि सूक्ष्म जीवों पर वह जो है कैसे काम करता है, यह जो है आपको बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट आपको ध्यान में पांचों पॉइंट रखना है, और ये पांचों पॉइंट के साथ साथ ऊपर के जितना भी लिखा था यह सब के सब महत्व है, या सब के सब जो है महत्वपूर्ण है नर्सेज के लिए माइक्रोबायोलॉजी के जानना, ठीक है ना। तो इसी तरीक़ा से लिखना है। हो गया समाप्त। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग इसको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक मोस्ट VVI प्रश्न है। दोनों प्रश्न आज का अपने आप में मोस्ट VVI है। ऊपर वाला प्रश्न जो था ज़्यादातर शॉर्ट में ही पूछा जाता है, 5 नंबर में ही, लेकिन ये वाला जो प्रश्न आपका है ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की शाखा, यह मोस्ट VVI है। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। मोस्ट VVI यह प्रश्न है, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं निम्न है। शाखा मतलब क्या होता है, डाल। जैसे एक पेड़ है और एक पेड़ में अलग अलग डाल निकला होता है तो क्या हो गया, उस पेड़ का शाखा है, ब्रांचेज है। तो उसी प्रकार से सोशियोलॉजी समाजशास्त्र जो है, इस समाजशास्त्र का अलग अलग डाल निकला हुआ है, अलग अलग शाखा है, ठीक है। अब उसी शाखा को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन कौन से शाखा होते हैं, ठीक है। चलिए
अब हम लोग देख रहे हैं कि समाज शास्त्र के शाखा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी जितना भी हम लोग ब्रांच देखेंगे, शाखा देखेंगे, सब में तो हम लोग कहीं ना कहीं समाज शास्त्र का अंश देखेंगे ही देखेंगे। सब समाज शास्त्र, देखिए पैर क्या होता है, पैर जो है शरीर है, ठीक है, और हाथ हमारा दोनों हाथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। उसी प्रकार से जो पैर होता है, पैर देखते हो या ट्री इंग्लिश में, तो जो पैर होता है देखते होइएगा, उसको बहुत सारे इधर उधर जो है ब्रांचेज डाल निकला हुआ होता है। तो वह क्या होता है, एक पैर एक ही है लेकिन उसका अलग अलग डाल निकला हुआ होता है इधर उधर। तो उसी प्रकार से समाज शास्त्र एक ही है, लेकिन इसके अगर हमको डिफरेंट टाइप के अगर अध्ययन करना हो अलग अलग क्षेत्रों में, समाज का ही अगर अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करना हो तो उसके लिए अलग अलग जो है ब्रांचेज बनाया गया है कि समाज शास्त्र में इस ब्रांच को ऐसे इसमें अध्ययन किया जाएगा, इस समाज शास्त्र को इस विभाग में अध्ययन किया जाएगा। तो यही सब एक ब्रांचेज के रूप लेता है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है हमारे सामने एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी, प्रयोगात्मक समाजशास्त्र। अब समझिए, अगर हमें समाज में कोई सिद्धांत देना हो, अगर समाज में हमें कोई ऐसे प्रिंसिपल लागू करना हो, प्रयोग करना हो, तो आप लोग देखते होइएगा कि अक्सर जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, लागू करते हैं। अब जब प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के बाद उनको जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट यानी निष्कर्ष को लोगों के सामने लाते हैं कि हाँ, जैसे दवाई है तो दवाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि डायरेक्ट दवाई बना दिया गया और बाज़ार में सप्लाई होने लगा और डॉक्टर लिखने लगे और लोग उसको खाने लगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई भी दवाई आता है पहले उसका एक्सपेरिमेंट होता है, ये पता किया जाता है कि इस दवाई का क्या प्रभाव हो सकता है शरीर में। तो उसके लिए पहले जो है किसी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किसी दूसरे जीव पर, तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद लोगों के बीच में उसे लाया जाता है। तो अगर समाज में हमें किसी नए चीज़ों का इन्वेंशन करना हो, खोज करना हो, तो ये प्रयोगात्मक समाज शास्त्र बताता है कि पहले प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, पहले प्रयोग कीजिए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद उसका प्रयोग अच्छे तरीके से करिए। क्योंकि प्रयोग कब संभव है, जब आप वैज्ञानिक तरीक़ों से किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे तभी आप प्रयोग कर पाएंगे, वरना नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि उसको रिजल्ट ही ला देंगे। लेकिन देखते होइएगा वैज्ञानिक खास तौर पे क्या करता है कि पहले अध्ययन करने के लिए वह प्रयोग के तथ्य जुटाता है, फैक्ट जुटाता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उसको क्लियर करता है, ठीक है ना। झूठ साँच का खेती साइंस में नहीं होता है, समझ गए। तो पहले प्रयोग करने के बाद जो उसका डाटा मिलता है, जो उसको कलेक्शन तथ्य फैक्ट जो उसको विश्लेषण में आता है, वह लोगों के सामने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समझ गए। तो यही जो है एक प्रयोग हो जाता है, जो प्रयोग के द्वारा समाज में लाया जाता है, वही प्रयोगात्मक समाजशास्त्र होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा व्यवहारिक समाजशास्त्र है, अप्लाइड सोशियोलॉजी है। अप्लाइड का मतलब होता है कि समाज में यह एक ऐसा समाजशास्त्र के शाखा है जो समाज में विभिन्न प्रकार के समस्याओं को समाधान करने का, नीति निर्माण करने का, समाज कल्याण योजनाओं को लागू करने मतलब अप्लाइड करने का जो है बारे में बताता है। तो व्यवहारिक समाजशास्त्र जो है लोगों को जो है समाज के समस्या के समाधान कैसे करना है, ठीक है ना, ठीक है, व्यवहार का उपयोग करके कैसे हम जो है ज्ञान का उपयोग करके, व्यवहार का उपयोग करके समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे नीति मतलब नियम लागू करेंगे समाज में, कैसे समाज का कल्याण होगा। तो इसके लिए एक अप्लाइड सोशियोलॉजी है। अगर हमें नीति निर्माण करना हो, समाज के बारे में समाज के समस्या के बारे में समाधान ढूंढना हो, समाज के कल्याण के बारे में योजनाओं को लागू कैसे करना हो, इन सब को बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको अप्लाइड सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सोशियोलॉजी का ही एक ब्रांच अप्लाइड है, व्यवहारिक है, जिसको पढ़ने से आपको समाज के समाधान, नीति निर्माण, समाज कल्याण योजनाओं के बारे में जो है मालूम पड़ता है, ठीक है। चलिए तीसरा है, देखिए मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को फोकस कीजिएगा तो आप अच्छे से सबको लिख पाएंगे टोटल ब्रांच को। अगर रटे रटाए का काम करेंगे तो फिर रटते रह जाएंगे, भूलते रह जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आता है प्योर सोशियोलॉजी, विशुद्ध समाजशास्त्र। विशुद्ध समाजशास्त्र का मतलब होता है कि विशुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के समस्या, ठीक है, उसके अंदर होने वाले परिवर्तन, उनके अंदर के व्यवस्था, उनके अंदर के संस्थाओं, ठीक है, अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है तथा जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको सिद्धांत के रूप में समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया जाता है। मेरे डियर
अगर आपको प्योर सोशियोलॉजी का जानकारी लेना हो, अगर आपको ये जानना हो कि समाज में परिवर्तन कैसे होता है, समाज में कौन कौन से समस्या होते हैं, ठीक है, समाज में कैसी कैसी व्यवस्था विद्यमान है, समाज में कौन कौन से संस्था विद्यमान है, अगर इन सब का अगर आपको सिस्टम, सीधा कहिए अगर सिस्टम के बारे में, समाज के बारे में अगर जानना है तो आपको प्योर सोशियोलॉजी पढ़ना होगा। और प्योर सोशियोलॉजी के जरिए, विशुद्ध समाजशास्त्र के जरिए अध्ययन करके आप समाज के समस्या, परिवर्तन, व्यवस्था और संस्थानों के बारे में सामग्री को एकत्रित करके अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसको हम एक थ्योरी के रूप में लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देते हैं और यही हमारा विशुद्ध समाजशास्त्र हो जाता है। ठीक है, तो यह समाज का ही एक ब्रांच है, समाजशास्त्र का ही, वह है विशुद्ध समाजशास्त्र। ठीक है, चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी, अब इस शाखा में होता ये है कि आप लोग साइकोलॉजी का डिफिनीशन पता है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मन का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान, जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह मनोविज्ञान हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान है, सोशल साइकोलॉजी है। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति के बात नहीं होगा, अगर सीधा साइकोलॉजी होगा तो व्यक्ति के मन का बात होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी है, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान है। अब सामाजिक मनोविज्ञान का मतलब हो जाता है कि समाज में, तो समाज में तो व्यक्ति भी रहता है, व्यक्ति का समूह भी रहता है, तो सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है वह व्यक्तियों के समूह के स्तर पर अध्ययन करता है, व्यवहारों का करता है, व्यवहार का ही अध्ययन, बट यह समूह के स्तर पर, यह एक आदमी, एक व्यक्ति को जो है अध्ययन नहीं करता है, यह सामूहिक स्तर पर सामाजिक व्यवहार का एक अध्ययन है। समझ गए ना? जैसे देखते होइएगा कि कौन से किसी एरिया में बहुत ज़्यादा उग्र लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग रहते हैं, तो ये पता चलता है कि किस एरिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं। उनके व्यवहार को जानना हो तो हम सामाजिक साइकोलॉजी के जरिए, सामाजिक मनोविज्ञान के जरिए जो है हम जान पाएंगे उनके व्यवहारों को, सामाजिक व्यवहारों को। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है पांचवा, जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है, वही आपको समझना है। ओके, पांचवा देखिएगा ऐतिहासिक समाजशास्त्र, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। अब आप लोग को ये जानना चाहिए कि अगर इतिहास और समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र मतलब अगर हमें पहले बीते हुए कोई चीज़ों को, ठीक है ना, पहले बीते हुए चीज़ों को या वर्तमान में क्या चल रहा है या भविष्य में क्या होगा, ये सब के सब इतिहास के अंदर होती है बातें। तो अगर हमें इतिहास के बातों को समाज में लाना है, समाज के बीच में लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, मीन्स ऐतिहासिक समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यह समाजशास्त्र का ही एक शाखा है जिसमें समाज के भूतकाल मतलब पास्ट में बीते हुए, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में जो है भविष्यों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आदि समाज मतलब पहले के समाज का व्यवस्था कैसा था, उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, सामाजिक संबंध कैसा था, संस्कृति कैसा था, वर्तमान में और भविष्य में इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इस हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को पढ़कर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले के समाज के बारे में पता करना है कि पहले कैसा जो है व्यवस्था था, पहले जो है संस्कृति कैसा था हमारा, पहले जो है ये परिवर्तन कैसे होता था लोगों में, पहले समाज का संबंध और व्यवस्था कैसा था, यानी पूर्व के हिस्टोरिकल चीज़ों को अगर जानना है समाज के आपको, तो आपको जो है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है और बीते हुए समय को आप अपने आने वाले समय या फिर चल रहे समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा। छठा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब आप लोग को एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र होता है, मनुष्यों का अध्ययन होता है, ठीक है। सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्रों के अंतर्गत आदिम समाजों में मानव विकास अवस्था, मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही समाज निर्माण व सामाजिक अंतर संबंधों का जो है विकास का भी जो है अध्ययन किया जाता है। सीधा समझिए सामाजिक मानव शास्त्र है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। तो इसमें अध्ययन जो किया जाता है मानव शास्त्र का, वह समाज में रहते हुए इस शाखा में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे
मानव में विकास के कौन कौन से अवस्था है, मानव का संबंध कैसा है एक दूसरे में, मानव के अंदर के संबंधों में विकास कैसे होता है, समाज निर्माण मानव कैसे करते हैं, इन सभी के यानी मानव के बारे में आपको समाज में अध्ययन करना है तो हमें सामाजिक मानव शास्त्र दोनों के ब्रांचेज के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम समाज और मानव शास्त्र दोनों को समझ पाएंगे। तो इसके लिए समाज शास्त्र का हमारा एक ब्रांच है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र, यानी मानव के जो है विकासो अवस्था संबंधों के बारे में जो समाज शास्त्र अध्ययन कराता है वही जो है सामाजिक मानव शास्त्र होता है। ओके, सातवां देखिएगा सामाजिक अर्थशास्त्र है, सोशल इकोनॉमी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे क्रय विक्रय होता है, खर्च वर्च होता है, तो यह एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है तो आपको सामाजिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। समाज में चल रहे खरीदारी, क्रय विक्रय, मांग, उत्पादन, ठीक है ना, वितरण आदि का आपको बारे में जानना है तो सामाजिक अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, प्रोडक्ट उत्पादन करता है, उसका वितरण करता है लोगों में, ठीक है, कार्यप्रणाली, मांग, रेगुलेशन, ये सब के सब जो है रेगुलेट कहाँ से होता है, इकोनॉमी में होता है। और इकोनॉमी में ही उत्पादन, वितरण, मांग, कार्यप्रणाली, रेगुलेशन, नियमन, ये सब संभव है। इसीलिए हमें सामाजिक अर्थशास्त्र पढ़ना है। और यह अर्थशास्त्र समाज में इसलिए पढ़ना है क्योंकि अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा रोल हमारे समाज में घटित होता है। जैसे आप कोई सामान खरीदारी किए, बेचे, ठीक है ना, कोई चीज़ आप निर्माण किए, तो ये सब के सब एक आपके अर्थशास्त्र के अंदर आता है, ठीक है, इसीलिए इसे सामाजिक अर्थशास्त्र कहा गया। नेक्स्ट है आठवां है शैक्षणिक समाजशास्त्र। अब शैक्षणिक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत समाज में शैक्षणिक संस्थानों के कार्य, महत्व, भूमिका, समाज पर क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन किया जाता है। शैक्षणिक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास हमारे समाज में बहुत सारे कोचिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ये सारा के सारा क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो क्या है, चल रहा है। तो एक कैसे कार्य करता है, इसका समाज में क्या महत्व है, इसका क्या रोल है, भूमिका है, इसका जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमें शैक्षणिक संस्थानों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में जानना है तो हमें शैक्षणिक समाजशास्त्र पढ़ना है जो हमारे समाज में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों के अध्ययन कराता है, ठीक है। तो ये आठवां पॉइंट हो गया। नौवां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा औद्योगिक समाजशास्त्र है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होने वाले समाजशास्त्र। मेरे डियर, अब हमारा जो आप लोग को समाज के ही व्यक्ति किसी न किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा होता है, तो अब वो जो औद्योगिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति लगा है, काम कर रहा है, तो उसमें व्यक्ति का समस्या होता है। जैसे देखते होइएगा कि बॉयलर फट जाने से इतना का मौत, ठीक है, टैंक गिर जाने से इतना का मौत, ठीक है ना, रड गिर जाने से इतना का मौत, ये सब जो है फैक्ट्री में, औद्योगिक में दुर्घटना होते रहता है। तो मानव के क्या समस्या है इस औद्योगिक क्षेत्र में, इसके बारे में, समस्या समाधान के बारे में, इसको अगर हमें जानना है, मानवीय संबंधों के बारे में जानना है कि मानवीय और औद्योगिक दोनों के बीच कैसा संबंध है, मानव का, मनुष्य का क्या जो है समस्या होता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो इन सब का अध्ययन जो है आप औद्योगिक समाजशास्त्र में कर सकते हैं और यह बताता भी है, ठीक है। 10वां है चिकित्सीय समाजशास्त्र, मेडिकल सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा, चिकित्सीय समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में उपस्थित मानव समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा स्वास्थ्य पर सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग को समाजशास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम समाज के बारे में जान सके कि समाज जो है कितने कितने प्रकार से, समाज में क्या क्या होते हैं, हम इसीलिए पढ़ते हैं। टोटली कहा जाए समाजशास्त्र तो हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे
स्वास्थ्य पर समाज का बहुत बड़ा जो है एक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें समाज के बारे में जानना है कि कौन से समाज जो है किस प्रकार के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव छोड़ता है। तो चिकित्सीय समाजशास्त्र मेडिकल सोशियोलॉजी का भी कुछ वही रोल है कि वह लोगों के बीच में मानव समूहों के स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, तथा समाज का और संस्कृति का जो है क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, इसका अध्ययन जो है किया जाता है कि स्वास्थ्य पर सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम मेडिकल सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं ताकि हम जान पाएँ कि मानव के समूहों पर स्वास्थ्य के क्या समस्या है, इसका अध्ययन कर सके। साथ ही स्वास्थ्य पर कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में हम जान सके। इसलिए चिकित्सीय समाजशास्त्र को एक अलग जो है ब्रांच बनाया गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एंड लास्ट वाला आता है हमारा 11वां पॉइंट आता है क्रिमिनल सोशियोलॉजी। अब क्रिमिनल सोशियोलॉजी हमें समाज में विभिन्न प्रकार के हो रहे घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। इसके प्रकारों के कि किस किस प्रकार से समाज में घटना हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस घटना को, ठीक है। साथ ही यह घटनाओं को समाधान कैसे हो सकता है, इसके उपाय के बारे में भी आपराधिक समाजशास्त्र क्रिमिनल सोशियोलॉजी बताता है। तो इस प्रकार से कुल आपका 11 पॉइंट आपको पहले ध्यान में रखना है। आपको इस प्रश्न को कंप्लीट याद करने से पहले 11 पॉइंट कम से कम आपको इस ब्रांच के माइंड में डालना है। जब आप 11 पॉइंट माइंड में डाल लेंगे तो मैं आपको इतना बता दिया हूँ कि आप सब में थ्योरी लिख देंगे, आप हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश नीचा दिया गया है, आप इंग्लिश वाले चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार चलिए हम रिपीट कर देते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी, प्रयोगात्मक। दूसरा है अप्लाइड मतलब व्यवहारिक समाजशास्त्र। प्योर मतलब विशुद्ध समाजशास्त्र। सोशल साइकोलॉजी मतलब सामाजिक मनोविज्ञान। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक समाजशास्त्र। छठा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी मतलब सामाजिक मानव शास्त्र। सोशल इकोनॉमिक मतलब सामाजिक अर्थशास्त्र। आठवां है एजुकेशनल सोशियोलॉजी मतलब शैक्षणिक समाजशास्त्र। नौवां है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी मतलब औद्योगिक समाजशास्त्र। 10वां है मेडिकल सोशियोलॉजी मतलब चिकित्सीय समाजशास्त्र। एंड लास्ट है 11 नंबर क्रिमिनल सोशियोलॉजी मतलब आपराधिक समाजशास्त्र। कुल यह 11 पॉइंट को आप मन में ध्यान में रखिएगा। जब ये 11 पॉइंट आपके माइंड में ध्यान में रहेगा तो इसके अंदर के जो चीज़ें हैं 2-2 3-3 लाइनें आराम से आप खुद से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप 11 पॉइंट याद रखिए। और ऐसा नहीं है कि ये 11 पॉइंट जैसे जैसे लिखा गया है सीरियल वैसे ही आप भी इसको रटे और याद करें, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो 8वां नंबर को 1 नंबर पर भी लिख सकते हैं, चाहे तो 11वां नंबर को 3 नंबर पर भी लिखिए, 9वां नंबर को 2 पर भी लिखिए, लेकिन आपको 11 याद करना है। जैसे भी जहां भी आप इसको इधर उधर करके लिखे, लेकिन लिखिए और याद करिए 11 पॉइंट को। ओके, चलिए मैंने आपको जितना हो सका अच्छे से बता दिया। आप फर्स्ट ईयर वाले कह रहे थे कि आज नहीं हो पाया, तो मैं आपको वीडियो ला दिया, आप लोग देखिए और PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के कुछ देर के बाद। तब तक धन्यवाद।